अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। जाओ लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और ख़ूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ मुनीब आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इस वक्त जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम मौजू पर गुफ्तगू करूँगी, जो है इस बात के बारे में कि लोगों में सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ क्या होती है। यानी ऐसी कौन सी बात है जो किसी इंसान के मुताल्लिक हमें ये बताती है कि उस इंसान की कदर कितनी है। क्या इंसान की ज़ाहरी खूबसूरती अहम है या ये कि उसके पास दौलत कितनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ होती है वो किसी भी शख्स में एहसास का होना होता है। तो सबसे कीमती चीज़ इंसान भी वही रखता है जिसके अंदर एहसास का मादा सबसे ज़्यादा होता है। हकीकतन क्या होता है, सबसे खूबसूरत चेहरा भी वही होता है जिसे मुश्किल में आवाज़ देना हमारे लिए आसान लगे, जिससे ये उम्मीद हो कि वो हमें हमारी मुश्किल से निकाल लेगा। बाकी ये जो ज़ाहरी खूबसूरती, दौलत, हुनरमंदी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये बाद की बातें हैं, ये इतनी मायने नहीं रखती है। ये जुमला बड़ा सादा ज़रूर है, लेकिन इसमें बहुत गहराई भी मौजूद है। सच कहूँ तो सदियों का तजुर्बा है, इसके ऊपर लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में गौर व फिक्र किया जाता है, तब जाके ये चीज़ें, ये एनालिसिस, ये बातें की जाती है। और वैसे भी जो बातें हम आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, ये दानिशमंदों की बातें होती है, उनकी ज़िंदगियों का अक्स होता है। आज का जो पैगाम है वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। खैर, उन्वान को आगे बढ़ाती हूँ। हमारा मसला पता क्या है आप लोगों को, कि हम ज़ाहरी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का मायार बनाते हैं और उसके पीछे भागते चले जाते हैं, मगर हकीकत में खूबसूरती की जो तारीफ़ ही कुछ और है। जैसे एक कौल भी है कि खूबसूरती आँखों में नहीं बल्कि दिल में होनी चाहिए। यानी खूबसूरती वो नहीं है जो आपको आंखों से दिखाई देती है, बल्कि वो है जो दिल में महसूस होती है। जब हम ज़िंदगी के मुश्किल दौर से गुज़र रहे होते हैं ना, तो किसी की दौलत और ज़ाहरी शक्ल और सूरत हमारे किसी काम नहीं आती है अगर उसमें हमारे लिए एहसास ही ना हो। वो शख्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है जो मुश्किल में हमारा सहारा बनता है, हमारे साथ हम वक्त खड़ा रहता है, जिसके पास हम अपने दिल की बातें कर सकते हैं, जिसके पास जाकर हम अपने दुख दर्द बांट सकते हैं, क्योंकि ये लोग हमारे दुख को समझते हैं और ज़रूरत के वक्त अपनी मौजूदगी का एहसास भी दिलाते हैं। और दिल की खूबसूरती से मुराद भी यही है कि आप मुश्किल वक्त में दूसरों का सहारा बने, सच में उनकी मदद करें ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर आपके पास आ सके। ये ना सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा अमल है, बल्कि ये हमारी अपनी रूहानी खुशी के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। ये इंसान की फितरत है कि जब वो दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है ना, तो उसके दिल में राहत उसको ज़रूर मिलती है। और ऐसे लोगों को अल्लाह भी पसंद करता है, और फिर अल्लाह भी उन लोगों की तरह बहुत से मदद फराहम करता है। उनके भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें आसानी पैदा करता है। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत वो रिश्ते हैं जो दिल से जुड़े हुए होते हैं। हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो मुश्किल वक्त में हमारा साथ देते हैं, हमारे साथ खड़े रहते हैं। हकीकतन यही लोग हमारे अपने भी होते हैं। बहुत से लोग अपने होकर भी गैरों के तरह बिहेव करते हैं और बहुत से गैर जो है वो अपनों की तरह अपनायत का एहसास दिलाते हैं। तो इसलिए ये जानना हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, या ये एहसास या ये फीलिंग को महसूस करना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे लिए कौन है और हमारे ख़िलाफ़ कौन है। बहुत से अपनों के रूप में आपको गैर नज़र आएंगे और बहुत से गैरों के रूप में आपको अपने नज़र आएंगे। तो ये इनकी परख करना ये आपके ऊपर कह लें कि आज के दौर में बहुत लाजिम हो चुकी है। तो ये आज का पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ते हैं, कुछ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से, पाकिस्तानी टैलेंट के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। और आजकल पाकिस्तानी टैलेंट ना सिर्फ पाकिस्तान में अपना जो काम है वो दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, अपने इदारे को, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनली भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है हमारे पास, हम सब के लिए, बल्कि पूरे पाकिस्तानियों के लिए, कि फ़र्स्ट
पाकिस्तानी फार्मूला कार जो है वो बनाई गई है और उसको शोकेस किया गया है इंटरनेशनली। नस्ट के स्टूडेंट्स ने ये फर्स्ट पाकिस्तानी फार्मूला कार बनाई है और ये पार्टिसिपेट उन्होंने किया है इस कंपटीशन में, और यूके में ये कंपटीशन जो है उसको compete किया गया फार्मूला स्टूडेंट की तरफ से, और ये 17 और 20 को था। सिल्वर स्टोन सर्किट के नाम से ये कंपटीशन जिसका इनकाद किया गया था यूके के अंदर, उसमें पार्टिसिपेट किया हमारे नस्ट फार्मूला स्टूडेंट टीम ने। तो कैसा ये कंपटीशन रहा, किस तरह का तजुर्बा था, किस तरह का फीडबैक मिला वहाँ पर, और ख़ास तौर पे ये जो फर्स्ट फार्मूला कार बनाई गई है, ये वो वाली फार्मूला कार नहीं है जो आप समझ रहे हैं, बल्कि है वही, लेकिन उसको गलत इंटरप्रिटेट कर लिया गया था उस वक्त। तो इस पर बात कर लेते हैं हम कि ये होती क्या है, कितना टाइम लगा इनको इसको बनाने में, कितनी मेहनत लगी है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मिस्टर अब्दुल हादी हैं और मिस्टर एहतशाम हैं। आप दोनों को वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। First of all, I would like to thank Dunya News and its entire team for providing us with this great opportunity to showcase our achievements. Secondly, जो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वो अपने sponsors का, to name a few, PSO, Midas, DP World, Electronic, Interconnect Engineering, and Abid Danish, as well as Happy Palace Grammar Schools, जिनकी unwavering support and trust enabled us to achieve what we have achieved. So basically, to give an overview of what FS is, Formula Student जो वर्ल्ड रिनाउंड आपकी F1 रेस होती है, पूरी दुनिया में मशहूर है F1 रेस, जिसके स्टार जो है बहुत मशहूर है लुइस हैमिल्टन। तो उसका बेसिकली एक स्टूडेंट वर्जन होता है ये, तो in which basically undergraduate students from all across the globe, they manufacture their F1 vehicles and they participate in this। और ये हर साल जुलाई के पीरियड में होता है at the Silverstone circuit in UK। तो हमारी टीम जो है बेसिकली फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, लाइक अराउंड 7 to 9 years, हम जा रहे हैं इस कंपटीशन के अंदर। एंड इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, हमने अब पाकिस्तान की फर्स्ट हाइब्रिड फार्मूला स्टूडेंट व्हीकल बनाई है और उसे वहाँ पे शोकेस किया। वाओ, तो हमें थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस भी बताइए कि वहाँ पर आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। पर अराउंड द ग्लोबल लोग आए हुए होंगे, सारी अपनी अपनी नई चीज़ें लेकर आए होंगे, आप भी उसमें रिप्रेजेंट कर रहे थे पाकिस्तान को। तो किस तरह का फीडबैक किस तरह का रहा, और जो इंटरनेशनल एक स्टैंडर्ड्स होते हैं किसी भी चीज़ के हवाले से, वो हम मीट कर पाए? यस मैम, डेफिनेटली। टीम वेंट टू यूके, तो वहाँ पर द एक्सपीरियंस वाज गुड एंड द फीडबैक वाज आल्सो वेरी गुड। ओके, हमारे पास वी हैव वन द लर्न एंड कम्पीट अवार्ड, जो कि मेरे ख्याल से 120 टीम्स थी, उनके अंदर से 5 टीम्स को नॉमिनेट किया गया था। तो इसमें पाकिस्तान वाज द टीम फ्रॉम पाकिस्तान जिसको लर्न एंड कम्पीट अवार्ड मिला था। इसके अलावा वी वर द फर्स्ट वन फ्रॉम एशिया जिन्होंने डिज़ाइन इवेंट में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। और इसके अलावा हमारे पास वी वर 12th इन द LTS इवेंट, ये एक तरह का इवेंट होता है वहाँ पर। और वी वर सेकंड इन द LV हाइब्रिड बैटरी, क्योंकि हमारे पास ये हाइब्रिड फार्मूला कार थी, तो वी वर सेकंड इन दैट। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। हमने वहाँ की जो कार्स थे उनको विजुलाइज किया, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही हैं, उनसे सीखा। तो ओवरऑल द एक्सपीरियंस वाज गुड। टीम इज वी आर अराउंड 50 पीपल फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट कंबाइन अगर हम बात करें जी। तो उसके अंदर से हमारे पास फर्दर डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, देन वी हैव द टेक्निकल साइड, वहाँ पर हमारे पास फर्दर डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें चैसी डिपार्टमेंट है, वन ऑफ माय डिपार्टमेंट। अब्दुल आदी भाई इज फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। इसके अलावा वी हैव द एरोडायनेमिक्स डिपार्टमेंट और वी हैव सेवरल अदर डिपार्टमेंट्स में VT डिपार्टमेंट है। तो ये सारे मिलकर हम एक फार्मूला स्टूडेंट कार को प्रिपेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमें IMAC की प्रोवाइड होती हैं। तो फिर हम उन रूल्स को चेक करते हैं, उनके अकॉर्डिंग फ्रॉम द स्क्रैच एक व्हीकल प्रिपेयर करते हैं। और जो डिज़ाइन के इवेंट्स हैं, जो भी हमारे पास FS के इवेंट्स होते हैं यूके के अंदर मोस्टली हम टारगेट करते हैं, तो वहाँ पे फिर हम इसको कम्पीट करते हैं। अच्छा एहतशाम, थोड़ा सा आपकी तरफ आना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी इसके बारे में। हमारे यहाँ पे ये इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, हमने ये नहीं देखा है कि लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं फार्मूला कार के बारे में या न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आपको क्या लगता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका कितना एक इम्पॉर्टेंट रोल है न्यू टेक्नोलॉजीज़ को इन्वेंट करने में, स्टूडेंट्स को पुशअप करने में कि वो नई नई चीज़ों के बारे में एक्सपेरिमेंट्स करें? जी, थ्रू आउट द यूनिवर्सिटीज आई वुड से कि जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी दैट इज नस्ट, तो वो हमें एक गराज प्रोवाइड करती हैं। इम्पॉर्टेंट कितना रोल है हमारी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का इन सारे सिनेरियोज के अंदर?
बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक्चुअली प्ले करते हैं, बिकॉज यही सारी चीजें कि जब तक हमें वो इन्वायरमेंट प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वी कैन नॉट इनिशिएट ऑब्जेक्टिव्स लाइक दिस. तो हमें फ्रॉम प्रोवाइडिंग अ प्लेस टू मैन्युफैक्चर आवर व्हीकल टू टेक्निकल सपोर्ट, हमारे एक फैकल्टी एडवाइजर भी होते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स फॉर एफएस बाय द वे, कि आपके कोई फैकल्टी एडवाइजर होने चाहिए फ्रॉम यूनिवर्सिटी. तो हमें हमारे फैकल्टी एडवाइजर है फ्रॉम यूनिवर्सिटी, हमें जगह दी हुई है, हमें मॉनिटरी सपोर्ट, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई भी हमें अपनी गाड़ी की शिपमेंट करानी हो या कोई भी और इशू हो, उस पर यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है. एंड आई ऑब्वियसली एक्नॉलेज कि हम उनकी सपोर्ट के बगैर हम ये नहीं कर सकते. That's good, ये बड़ी अच्छी बात की है. तो इस पे ओवरऑल कितना आपका बजट लगा है, कितनी कॉस्ट आई है इस पूरे इंटायर के लिए, के कंपटीशन के हवाले से, यहाँ पर इस फार्मूला कार को तैयार करने के हवाले से? अच्छा, तो मैम बेसिकली इसका इस तरह है कि वी हैव मल्टीपल कॉस्ट. एक तो कॉस्ट होती है हमारी की गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की, देन अगेन शिपमेंट कॉस्ट भी होती है, बिकॉज वी शिप इट फ्रॉम कराची टू सिल्वरस्टोन यूके. तो टोटल मिला के अराउंड हम 1 करोड़ क्रॉस कर ही जाते हैं यूजुअली. एंड द फन पार्ट इज, द अमेजिंग पार्ट इज दैट कि हमारी टीम जो है ना, इट्स नॉट कंप्राइज्ड ऑफ ओनली टेक्निकल पीपल. तो वी हैव, हमारे पास पूरा एक एंटायर डेडिकेटेड मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, बिजनेस प्लान का डिपार्टमेंट है, कॉस्ट का डिपार्टमेंट है, which overlooks कि किस तरह हम अपनी गाड़ी को बेस्ट पॉसिबल मैनर में प्रिपेयर कर सकते हैं, एंड उसके लिए जो नेसेसरी फाइनेंसेस हैं वो किस तरह आएंगे. सो दे आर एक्टिवली सीकिंग फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, एंड थैंकफुली एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ड्यू टू द हेल्प ऑफ आवर ग्रेटफुल स्पॉन्सर्स वी वर एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव. दैट्स गुड. अच्छा, मुझे ये भी बताएं हादी कि नेक्स्ट क्या है प्लान्स आप लोगों के? किसी और चीज़ के ऊपर भी आप लोगों ने काम शुरू किया है? Yes, ma'am. Like अभी हमें 1 month भी नहीं हुआ, but what I appreciate about my team is that कि हमारी workaholic nature है. And even last months में भी मुझे याद है कि 24/7 हमारा गराज खुला होता था. Like we were working in shifts. कि एक शिफ्ट आती थी, फिर वो जाती थी, दूसरी शिफ्ट आती थी. तो अभी भी हमारा गराज इंशाल्लाह like a couple of weeks के अंदर दोबारा एक्टिव हो जाएगा. And we this time for 2025 session we are going to prepare HV hybrid. हमारी अभी low voltage hybrid थी, now we are going to hybrid. So एक और इंशाल्लाह. That's good and wish you best of luck for your future. और जो भी आप लोग करने जा रहे हो नेक्स्ट, इसी तरह आप लोग अच्छा अच्छा काम करो, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करो. हमारे साथ अब्दुल हादी और एहतशाम मौजूद थे. नस्ट के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट फार्मूला कार बनाई है और इन्होंने रिप्रेजेंट भी किया है, कंपटीशन कम्पीट किया गया है यूके में. और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. जनाब, अब कुछ हमारे माशरे के हवाले से बात कर लेते हैं. मशरिक हो यहाँ पर मगरिब, ख़वातीन का मकाम वहाँ की माशरती इक़दार और रिवायात के मुताबिक ही होता है. तरक्की याफ्ता दौर में दोनों ही तरह के माशरों में ख़वातीन की जो रिवायती किरदार है उसमें तब्दीली ज़रूर आई है. ख़वातीन अब अपनी रिवायती ज़िम्मेदारियाँ पूरा करने के साथ साथ मुख्तलिफ़ अपने शुबा है ज़िंदगी में भी नुमाया किरदार अदा कर रही हैं. और इसकी सबसे बड़ी और अहम वजह ख़वातीन में तालीम हासिल करने का बढ़ता हुआ रुझान है. औरतों की तालीम की अहमियत का शऊर अब दुनिया के क़दामत पसंद मुआशरों में भी होता जा रहा है, लेकिन बहुत से शोबों में ख़वातीन के लिए अब भी मौक़े महदूद हैं. उन्हें कैसे बाइख्तियार बनाना है और मुआशरे में जो सिनफ़ी इम्तियाज़ है उसको कब और कैसे किया जा सकता है, कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, क्या इस सेटअप में जिसमें हम रह रहे हैं ख़वातीन को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, उन्हें कैसे हम बाइख्तियार एम्पावर्ड बना सकते हैं. और सबसे बड़ी बात कि हम सब ख़वातीन के मुतालिक एक बात की जाती है कि जनाब इन्हें कौन से हकूक़ नहीं हासिल हैं. तो उनसे सवाल है कि कितने इदारों में आप लोगों ने जो ख़वातीन हैं उनको एम्पावर्ड देखा है, उनको एक अच्छे रैंक पर देखा है, बॉस लेडी के तौर पर देखा है, इदारों की सरबराहान के तौर पर देखा है. उंगलियों पर भी गिने जा सकती हैं अगर ऐसी चीज़ें हैं. तो ये इसमें आता है कि आप उनको कितने हुकूक दे रहे हैं या वो अपने हुकूक से कितनी दस्तबरदार हो रही हैं. तो इस पर आज हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से कि इसको किस तरह एम्पावर किया जा सकता है, इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी किसकी है और किस तरह स्टेज वाइज इसको जो है आगे लेकर जाया जा सकता है और इससे हमारा जो मुल्क है, हमारे जो मुआशी सूरत हाल है वो कितनी तरक्की कर सकती है. तो इस पर बात करने के लिए गुलसाना मंशा हमारे साथ मौजूद है स्टूडियोज़ में, जो मोटिवेशनल
स्पीकर भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। गुलसाना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसी हैं आप? वेलकम अस्सलाम, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, ब्यूटीफुल। अच्छा, थोड़ा गुलसाना, आज वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बात करनी है, औरतों के हवाले से बात करनी है। अब जिस तरह मैंने पहले बात की है कि ख़वातीन के मुतल्लिक ये बात की जाती है कि इन्हें कौन से हुकूक हासिल नहीं है, कौन सी चीज़ें हैं जो इनको नहीं प्रोवाइड की जा रही, नहीं दी जा रही हैं, कौन सी चीज़ें जो नहीं दी जा रही, मैं आपसे ये पूछूंगी। मुनीबा, एक तो एम्पावरमेंट का लफ्ज़ मैं हर जगह पे बैठ के ये बात कर रही हूँ कि प्लीज़ वुमेन एम्पावरमेंट वाला ये जो वर्ड है, हाँ। इसको अपने ये जो हमारा कॉन्टेक्स्ट है इसमें से अगर हम निकाल दें, हाँ। तो शायद बात आसान हो जाएगी अच्छा। हमारे लिए। और एम्पावरमेंट, पावर जो है ना, ये नेगेटिव कॉनोटेशन है। ओके। ठीक है। और पावर में जब आप किसी को भी लेकर आएंगे ना, तो वो इंसान उस पावर के बीच में एरोगेंस में आ जाएगा, उसका मिसयूज़ करेगा। आप देख लें, अगर आप मेल डोमिनेंट सोसाइटी की को समझती हैं पाकिस्तान को, तो आप देख लें कि मेल्स उस पावर का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस अंदाज में करते हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम सीख नहीं करते। लेट्स करेक्ट दिस फ्रेज टुडे। हम ये क्यों नहीं सोचते कि जो औरतें हैं उनको कंट्रीब्यूटर्स बनना चाहिए, पार्टिसिपेंट्स बनना चाहिए। सो सोसाइटी के बीच में लेट्स टॉक अबाउट हाउ वुमेन कैन कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। नाउ आपके क्वेश्चन की तरफ अब मैं आती हूँ कि व्हाट आर द थिंग्स जिससे ख़वातीन को डिप्राइव रखा जाता है। मुझे लगता है आज की औरत किसी भी चीज़ से डिप्राइव्ड नहीं है। ठीक है, आप घर के अंदर देख लें, औरत की इजारादारी है। ठीक है, और जितनी स्पीड से इस वक्त ख़वातीन माशरे के बीच में आ रही हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी चीज़ से डिप्राइव्ड रखा जाता है। बट देयर सर्टन प्रॉब्लम्स जो किसी भी ह्यूमन को जब वो सोसाइटी में आता है तो उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जिसको पता नहीं क्यों ख़वातीन के हवाले से जब बात की जाती है तो हम उसको एक सिंपैथी मोड में या सिंपैथी के कॉन्टेक्स्ट में ले जाके हम समझते हैं कि जी उनको डिप्राइव किया जा रहा है। नहीं, दीज आर द चैलेंजेस दैट आर फेस्ड बाय एनी ह्यूमन, एनी जेंडर. Even if a child walks into a society or in a school or in a community, he'll have hundreds of challenges. So challenges को हम ये नहीं कह सकते कि उनको deprive किया गया. I don't call it deprivation. लेकिन right? अभी अगर एक खातून बाहर निकलती है किसी भी चीज़ के लिहाज से, अपने challenges या अगर वो जॉब कर रही है, बिजनेस कर रही है, या कहीं पर भी जा रही है, तो उसको क्या उसी तरह के जो आज से 20 साल पहले चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे कि एक डिस्क्रिमिनेशन होती थी, बहुत ज़्यादा पे स्केल उतना नहीं होता था जितना मेल डोमिनेंट सोसाइटी का होता है, और बाकी चीज़ें भी इसी तरह, हरासमेंट और बाकी चीज़ें भी पब्लिक प्लेसेस पे भी, प्राइवेट अगर आप जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी, तो अभी भी उसी तरह के चैलेंजेस हैं या थोड़ी चेंज हो चुके हैं? मुनीबा, चेंज हो चुके हैं तो सही, बिल्कुल हैं। मतलब बुलिज्म की अगर हम बात करें तो बुलिज्म 20 इयर्स बैक भी था, अभी भी और आज भी है। हाँ, उनकी फॉर्म शायद डिफरेंट हो गई है उस बुलिज्म की। आज की औरत को फिजिकल बुलिज्म तो एक कॉमन प्रैक्टिस है। फिजिकल बुलिज्म में तो वो उसको मतलब जाना का कोई भी ऐसी औरत में नहीं कोट कर सकती कि जिसको इस चीज़ को फेस ना करना पड़ा हो। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी के साथ कम हुआ हो, किसी के साथ ज़्यादा हुआ हो, या किसी औरत में इतने वो हों कि उसने कंट्रोल कर लिया हो। फिजिकल बुलिज्म इज़ वन चैलेंज, यस। साइकोलॉजिकल बुलिज्म, इकोनॉमिक बुलिज्म इस तरह कि लड़कियां एक गलती करती हैं कि वो एलिजिबल होने के बावजूद भी अप्रोच ढूंढती हैं। अच्छा। और एक मैं और बहुत तेज़ी से लड़कियों में जो बढ़ता हुआ ट्रेंड देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि वो अपने यॉनरा, अपनी फील्ड से बाहर जाके किसी दूसरी फील्ड के बीच में काम करने की कोशिश करें, अपनी स्पेशलाइजेशन को छोड़ के। मतलब सपोजिटली कि आपने मास्टर्स साइकोलॉजी, या आप साइकियाट्रिस्ट हैं, या आप साइकोलॉजिस्ट हैं, और चूंकि यू वर अ लिटिल बिट गुड लुकिंग एंड यू वर लाइक थिन एंड स्लिम, somebody appreciated your Facebook pictures or something like that, and I see कि वो लड़कियां मीडिया की तरफ आ रही हैं, and media is not at all that girls or that woman's genre. ठीक है, बिकॉज मीडिया में आने के लिए फिर और स्किल्स की ज़रूरत है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपके लैंग्वेज स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कमाल होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कैमरा पे बैठे तो आपको कोई एक इंसान नहीं देख रहा है, यू हैव काउंटलेस ऑडियंस जो आपको देख रही है। अपना यॉनरा जब आप छोड़ते हैं, अपना फील्ड जब आप छोड़ते हैं, और आप
मतलब वो क्या नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाला काम आप करने लगते हैं, तो वहाँ फिर आपके लिए एम्बेरसमेंट है। वो किसी की अप्रोच से आप टेम्परेरीली तो चली जाएंगी, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो आपके अपने घेरे में। फिर आप ये नहीं कह सकती कि जी ये फलां की वजह से ऐसे हुआ या फलां की वजह से हुआ। तो साइकोलॉजिकल बुलिज्म के बीच में फिर वो चली जाती हैं, ठीक है, प्रेशर आ जाता है उनके ऊपर। इकोनॉमिक प्रेशर तो चैलेंज तो है ही है औरत के लिए। औरत में मैं समझती हूँ कि मैं कभी भी किसी दूसरे जेंडर को, एक तो मैं जेंडर बेस्ड टॉक्स करती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ कि जेंडर बायस्ड मैं नहीं हो सकती, क्योंकि आदमियों के अपने चैलेंजेस हैं, उनकी अपनी नेचर है, औरतों की अपनी नेचर है और अपने चैलेंजेस हैं। तो जो भी कोई कुछ फेस कर रहा है वो खुद अपनी वजह से फेस कर रहा है। तो अगर आप अपने ऊपर काम करें, एक तो आप उस बुलिज्म का शिकार ना हो। आप क्यों किसी के एक कॉल के ऊपर चल पड़ते हैं? आप क्यों किसी की 2 तारीफें या 2 पिक्चर्स लाइक करने पे आप जाके मीडिया की सीट पे बैठ गई हैं और आपने 11 रीटेक्स करवा दिए सिर्फ एक गेस्ट का इंट्रोडक्शन कराते हुए, और मुझे ये लग रहा था कि मैं वहां से उठ के ना तो भाग जाऊं। अच्छा, मतलब मैं ये क्या आपके बात साथ करूं? एक्सपीरियंस हुआ है। मैं हर जगह ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ। मुझे एक फ्रेंड ने रिसेंटली पूछा कि तुम इतने इंटरव्यूज टीवी यूनिवर्सिटीज इधर, तो ये जो होस्ट, अच्छा मुझसे फिर पूछा जाता है कि फलां होस्ट कैसी थी। मैंने कहा एक भी होस्ट मुझे अभी तक ऐसी नहीं मिली जिसके बारे में मैं ये कह सकूँ कि हाँ ये कम्प्लीटली इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान को प्रेजेंट करने के काबिल है। लेकिन अगर ये चीज़ें हैं, आप कह रही हैं कि सोसाइटी में हमारे औरतों को ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की कोई चीज़ें अब नहीं सहनी पड़ती है जिस तरह पहले सहनी पड़ती थी, पड़ती हैं, कम हो गई, कम हो गई, फॉर्म डिफरेंट हो गई, जैसे वो पिंक जोन्स बनाने शुरू कर दिए ना उन्होंने। फिर ये क्यों औरत मार्च और इस तरह की रैलीज निकाली जाती है, फिर इस तरह की चीज़ें फिर क्यों हमें देखने को मिलती हैं हमारी सोसाइटी में, कि जिसमें बताया जाता है, जिसमें वो प्लैकार्ड्स उठाए जाते हैं कि जी हमारे हुकूक हमें दे, दिस एंड दैट, डिफरेंट चीज़ें हम देखते हैं कि उसके ऊपर कोट की जा रही होती है। तो फिर वो उसकी क्या जरूरत है? देखो वो आ कहाँ से रहा है, पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं ना कि ये चीज औरत के अंदर कहाँ से आ रही है, ठीक है। एक तो एक्सपोजर, क्योंकि मुझे लगता है उस चीज की वजह से बाकी औरतों को भी लगता है कि हमारे हुकूक जो है ना वो नहीं दिए जा रहे हैं, नहीं दिए जा रहे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक्सपोजर, एक तो ये जो फोन हमने पकड़े हुए हाथों में, ठीक है, तो हमारे जो फोन्स हैं इसने हमें पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज्ड कर दिया। जब औरत ने देखा कि हर तरह का काम पूरी दुनिया में औरतें अब कर रही हैं, तो उनको लगा कि हम क्यों नहीं कर सकते। फिर उन्होंने तालीम हासिल करना शुरू की। अब एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन जो औरतें अपने अंदर डेवलप कर लेती हैं वो ये है कि अगर आप पढ़ लिख गए हो तो आप घर के काम नहीं करोगे। मैं बाहर से काम करके आ रही हूँ, मैं अब घर के काम क्यों करूँ, मैं ये क्यों करूँ, मैं वो क्यों करूँ। लुक, यू हैव टू बिकम एन ऑलराउंडर, डोंट बिकम अ टॉपर। टॉपर बनना इज नॉट द सक्सेस, बट इफ यू एन ऑलराउंडर तो फिर आप एक कंप्लीट पर्सन, फिर वो और आएगा जो आपको गुलसाना मंशा में दिख रहा है या मुनीबा में दिख रहा है, ठीक है। आपने वो क्रिएट किया है, आपने वो बनाया है अपने आप को। अब आप मीडिया के आगे बैठी हुई हो, हजारों दुनिया के सामने एक्सपोज्ड हो, बट आपका कोई बॉडी फ्रेम है। तभी माशाल्लाह मैं देख रही हूँ कि 1.5 साल से तो मैं आ रही हूँ शो के ऊपर कई बार, एंड माशाल्लाह यू हैव मेंटेन्ड योर स्पेस। सो मिसकंसेप्शंस का जब आप शिकार होते हैं तो फिर आपको विमेन राइट्स मांगने पड़ते हैं, ठीक है। अब जब आप मार्च करते हैं औरतों के हकूक के लिए, तो डिस्क्रिमिनेट आपको आदमी या माशरा नहीं कर रहा, आप खुद अपने आप को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को प्रेजेंट किस तरह कर रहे हो, दैट वी आर women, present yourselves as humans, ठीक है। don't ask for women rights, ask for human rights. कभी आदमियों को देखा मार्च करते हुए हमें मर्दों के हकूक चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को डिस्क्रिमिनेट करते ही नहीं। ठीक है। जब तक आप औरतें, लेकिन उसमें कितनी बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हम देखते हैं, बहुत से एजुकेटेड लोग देखते हैं औरत मार्च में, कि जो लोग बहुत बड़े बड़े नाम हैं, I won't name those, मीडिया पे भी वो लोग आके बात कर रहे होते हैं। I won't name those women, मैं बिल्कुल उन औरतों के नाम नहीं लूंगी, दे माशाल्लाह से एजुकेटेड और बड़ी पढ़ी लिखी खवातीन इतनी सी बात नहीं समझ पा रही कि आप अपने आप को खुद तो पहले एज ह्यूमन प्लेस कीजिए। जब व्हेन यू हैव डिसाइडेड दैट यू हैव टू बी वुमेन एंड यू आर वुमेन, नो यू आर ह्यूमंस, अल्लाह ने आपको इंसान पैदा किया है, ठीक है। डिफरेंसेस ज़रूर हैं, उतना ही डिफरेंस रखिए जितना अल्लाह ने ऊपर से उतार के भेजा है। अब ज़रूरत से ज़्यादा अब आप खुद उछाल उछाल के बता रहे हैं कि हम तो औरतें हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो फिर आप मार्च भी करेंगे, फिर आप अपने आप को खुद डिस्क्रिमिनेट करें। मुझे जब भी कोई मतलब, और फिर दूसरी बात, व्हेन यू आर स्टेपिंग इनटू द सोसाइटी यू हैव टू वॉक इन लाइक अ मैन।
आपको अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल। फिर आपको अच्छा, अब मैंने सारी ज़िंदगी स्कूल्स कॉलेजेस के बीच में जॉब की है। आप यकीन जानें कि इस वक्त आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, क्योंकि वहाँ जो वर्किंग पावर है वो ज़्यादा ख़वातीन के हाथ में है। आप यकीन जानो मुनीबा, मैं कैमरे के ऊपर ये बात कह रही हूँ, सास भी कभी बहू थी वाला माहौल आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की वही पढ़ी लिखी ख़वातीन जिनकी आप बातें हम बैठ के करते हैं और जिनके नाम बड़ी इज्जत से भी मिलता है। जनाब, घर घर की कहानी, सास भी कभी बहू थी, फुल टाइम वहाँ स्टार प्लस ऑन है। ओके जी, तो वो जो चीज़ें हैं वो मतलब वो औरत अपने अंदर से औरत को नहीं निकाल पा रही, वो अपने अंदर इंसान को जन्म ही नहीं दे रही है। नहीं, ये पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। सही। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई चिल्ड्रन माई सेल्फ। आई टोल्ड यू आई एम अ सिंगल पेरेंट। आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हाउस माई सेल्फ। आई एम टेकिंग केयर ऑफ द कार। मतलब अपने आप को बेचारी दिखाना छोड़ दें। अपने आप को जो गाड़ी में इस्तेमाल करी वो मेरी है। वो मैंने खुद अपने इन किस्तों पे नहीं ली। मैंने, आदमियों ने तो किस्तों पे ली होती हैं, मैंने किस्तों पे नहीं ली। इट्स माय ओन पर्सनल वन लंप बॉट है मेरी वो। तो आप अपने आप को बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ चलना चाहिए। रातों रात ये जो हम कहते हैं ना कि हम गुची का बैग उठा लें, हम शनेल पे चले जाएं, हमने अगर सिर्फ लुई वुइटन ही करना है तो लुक, दिस इज नॉट पॉसिबल। सक्सेस कम्स विद पेशेंस, विद हार्ड वर्क, विद एफर्ट एंड विद टाइम। वक्त जो है ना, वक्त वो बहुत कुछ सिखा देता है। बहुत बड़ा फैक्टर है। True. बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर ज़रा सी फेलियर को अगर हम फेस करती हैं ख़वातीन, तो फिर वो यूज़लेस मीन्स यूज़ करती हैं कि अच्छा मैं किसी से अप्रोच करवा लेती हूँ। फिर बहुत ट्रेंड जो मैं देख रही हूँ कि वो पता नहीं ब्लैक मैजिशियंस के पास जाना शुरू हो जाती हैं। मतलब जितने भी वो मीन सोर्सेज हैं उनको यूज़ करती हैं। यूज़ किया मुझे लगता है कि करेक्शंस शुड बी डन विद इन द वुमन। ठीक है। इट्स नॉट द सोसाइटी, इट्स नॉट द सोसाइटी। मतलब अपने आप को जो है ना वो डिस्क्रिमिनेट खुद ना करें, खुद को बेचारी ना दिखाएं, खुद को एम्पावर करें, आसपास की औरतों को एम्पावर करने की कोशिश करें, उनके लिए राहें हमवार करने की कोशिश करें। ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। हमारे साथ गुलसाना मंशा मौजूद थी। गुलसाना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार। बड़ा मज़े का आज का हमारा टॉपिक था और बड़ा मज़ा आया डिस्कशन करने में। और वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से हम बात कर रहे थे। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, शहर के अंदर चलने वाली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके मुतालिक हमने बहुत सारे सेगमेंट्स किए हैं, लेकिन भला हो महकमा ट्रांसपोर्ट का कि गुज़श्ता 7 साल में एक भी बस नहीं चली है। और लाहौर में वैसे तो पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस हवाले से सबसे बड़ा शहर तस्वुर किया जाता है लाहौर को, लेकिन यहाँ बस स्टॉप्स के स्टैंडर्ड्स का ये आलम है कि लगता है कि हम शायद पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। और अब भी शहर के पहले से मौजूद जो बस स्टॉप्स हैं उनकी सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। और जो बन रहे थे वहाँ काम रुक चुका है, यानी अवाम धूप या फिर बारिश में सड़क किनारे सवारी का इंतज़ार करे। आज के इस सेगमेंट में इस पर भी बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्या बस स्टॉप जिनके मुतालिक मरीम नवाज़ साहिबा दावा करती हैं कि वहाँ वाईफाई की सहूलत मौजूद है, क्या उन्हें इल्म भी है या नहीं कि बस स्टॉप्स भी शहर में मौजूद हैं या नहीं, और अगर मौजूद हैं तो उनकी सूरत हाल कैसी है। उसके साथ साथ इस पर भी गुफ्तगू करेंगे कि शहर में कितने जो किराया है वो वसूल किया जा रहा है, क्योंकि गुज़श्ता 12 बरसों से लाहौर में चलने वाली इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट का किराया भी वज़ा नहीं हो सका है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने गुज़श्ता 12 बरसों से किरायानामा ही जारी नहीं किया है। इसकी क्या वजह है, ये तमाम तर चीज़ें हैं, इन पर बात हमने करनी है। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शेख ज़ैनुल आबदीन हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ज़ैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ मैं, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ैन, जिस तरह मैंने बात की है बस स्टॉप्स की सूरत हाल, ट्रांसपोर्ट के बारे में तो हम बात करते रहते हैं कि बसें नहीं चल रही हैं, बसें कब आएंगी,
सारी चीज़ें बात कर करके मेरे ख्याल से अब हम थक गए हैं, क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट नहीं सुन रहा है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, हम भी उम्मीद रखते हैं कि कभी ना कभी तो सुनी जाएगी हमारी आवाम की, सबकी। खैर, बस स्टॉप्स की सूरत हाल के हवाले से बताइए कि क्या लाहौर में जो बस स्टॉप्स की मखदूश सूरत हाल है, पंजाब हुकूमत उससे लाइल्म है? शुक्रिया मुनीबा, ये पंजाब हुकूमत लाइल्म नहीं है, उनके अच्छा। इल्म में है कि जो बस स्टॉप्स हैं ख़ास तौर पर जो शहर लाहौर में जो तकरीबन 248 जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे बस स्टॉप्स बनाए हुए थे या जगह मुख्तस की गई है, वो सारे के सारे इस वक्त मखदूश हालत में हैं। उनकी हालत ज़ार हो चुकी है, एक अरसे से उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम ही नहीं चल रहा तो गवर्नमेंट सोचती है कि भाई बस स्टॉप बनाने की क्या ज़रूरत है, मुसाफिरों को क्या ज़रूरत है कि वो वहाँ पर आके बैठ के बस का इंतज़ार करें, क्योंकि बस तो आनी नहीं है। लाहौर के 48 जो रूट्स हैं वो गैर फाल, वहाँ पे तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो चल नहीं रही। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑपरेशनल करने की बजाय जो बस स्टॉप्स है वो भी ख़त्म कर दें। अच्छा, क्योंकि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। क्या बात, भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी तो मुसाफिरों ने बस स्टॉप पे आना है ना, तो इसलिए बस स्टॉप को उसी हालत में छोड़ दिया गया। उन्हीं बस स्टॉप्स ने पहले धूप बर्दाश्त की, फिर बारिशें बर्दाश्त की, फिर ये हब्स का मौसम बर्दाश्त किया, फिर उसके बाद नशई और चोरों को भी बर्दाश्त किया। वो जो नशई या चोर आया उसने आके अपनी मंशा और अपनी मर्जी के मुताबिक वहां से चीज उतारी और वो चला गया, और वो चला गया, अपना काम कर लिया। हाँ, और उसने अपना काम कर लिया। तो इसी तरह दिन गुजरते गए। आज अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन बस स्टॉप्स पे जगह मौजूद है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी चला गया, उसके बेंच कोई ले गया, उसके रॉड कोई ले गया, जो छतें थी वो कोई चोरी करके ले गया, बस तो आनी नहीं है, मुसाफिरों ने वहाँ पे बैठना नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट का एक खासा मैं आपको बताता हूँ कि ये गवर्नमेंट जिसको पता है कि लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चल रही, इन बस स्टॉप्स की भी ज़रूरत नहीं है। इन्होंने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया मुनीबा के आप और आपके सुनने वाले खुश हो जाएंगे। वो क्या? एक गैर फाल रूट्स के ऊपर इन्होंने 70 से ज़ायद नए बस स्टॉप बना दिए और उसके लिए फंड्स भी खर्च कर दिए, और वो कागजों में इस वक्त पूरे भी हो चुके हैं। अच्छा, जो कि गैर फाल रूट्स हैं। गैर फाल रूट्स के ऊपर भाई इनसे कोई बंदा पूछे कि भाई बस ने तो आना नहीं है, तो आपने ये फिर किन के लिए बस स्टॉप बनाए थे, और अगर आपने ये बस स्टॉप बना दिए थे तो फिर इनकी हिफाजत क्यों नहीं की? रिसेंट जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर ये 12 से 13 करोड़ रुपए की रकम खर्च की गई है, वो फिर उसके बाद लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया है। वो बस स्टॉप इसी 5 महीने की हुकूमत में हुआ? नहीं, ये पिछले टन्योर में बनाई गई थी, और इस टन्योर में दोबारा जो बजट पेश किया गया उसमें फिर बस स्टॉप्स के लिए जो कसीर रकम है वो मुख्तस की गई है, और उसका PC1 पंजाब गवर्नमेंट को अरसाल कर दिया गया कि हमें बस स्टॉप बनाने की इजाज़त दी जाए। सही। भाई पता नहीं इनकी जो अकलें हैं वो घास चरने के लिए चली गई हैं। इन्होंने कहीं इनविजिबल तो नहीं ट्रांसपोर्ट शुरू कर दी हुई? कुछ इसी तरह का ही लग रहा है, या फिर ये जो बस स्टॉप्स हैं ये हवा में बनाए जा रहे हैं, और इसके बाद जो बसें हैं, जो इलेक्ट्रिक बसें हैं, जो ट्राम है, वो भी सारी हवा में चलनी है। ऐसे हो सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप चला नहीं रहे, कोई लाहौर का रूट ऑपरेशनल नहीं है, किसी जगह पे मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुयसर नहीं है, और आपने 12-13 करोड़ पे बस स्टॉप्स के ऊपर लगा दिए, और फिर उसके बाद उनके ऊपर पैसे लगाने के बाद, अपने मनपसंद ठेकेदार को नवाजने के बाद, उसको तमाम फंड्स जारी करने के बाद आपने उनको लावारिस छोड़ दिया। ये किस तरह की पॉलिसी है? मतलब दुनिया में डेवलप अंडर डेवलप कंट्रीज मौजूद हैं, लेकिन इस तरह का मिसाल तो कभी दुनिया में नजर नहीं आई। क्या पता उनका ये हो मोटिव के चले बस स्टॉप सबने बना दिए हैं, बस से अल्लाह देगा। जो मेरी और आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं ना, उनको समझ आ रहा है कि उनके क्या स्टेक है, उनके क्या मोटिव थे, ये किसको किस तरह ठेके दिए गए और किस तरह ये पैसों की बंदरबांट की गई, ये सब आवाम को समझ आता है। और जो आपने अभी फरमाया ना कि ये महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और पंजाब हुकूमत लाइल्म है, अगर वो लाइल्म होते तो इस तरह पैसे ना लगाते। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा कुआं ढूंढ लिया है कि उसके अंदर पैसे डाले जाए। किसी को क्या पता चल रहा है कि कितने पैसे इसके अंदर चले गए हैं। और अब कुछ हकायक की तरफ आते हैं मुनीबा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि लाहौर में जितने भी ये बस स्टॉप्स बनाए गए, ये तमाम के तमाम इस वक्त
नॉन फंक्शनल है, उनका जो मटेरियल है वो कोई ना कोई चोरी करके ले जा चुका है, लोगों को किसी भी तरह की कोई सहूलत मुयस्सर नहीं है। समझ से बालातर है इनकी तमाम तरह पॉलिसीज़ कि ये कर क्या रहे हैं, और फिर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, फिर इसकी कौन अपने सर पे इसका जो है ना ताज सजाएगा? सर कोई भी नहीं, जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले, ये तो जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली वो तो फंस गया ना। तो और महकमा ट्रांसपोर्ट कर क्या रहा है? पूरा एक ट्रांसपोर्ट का हमने महकमा बनाया है जो हमारे पैसों से चल रहा है ना, हमारे टैक्सेस से चल रहा है, अवाम के टैक्सेस जो और पे करते हैं। इस साल उसको 40 अरब रुपया भी दिया है कि आप ट्रांसपोर्ट का सिस्टम को बेहतर करें। सर महकमा ट्रांसपोर्ट की जो परफॉर्मेंस है ना ओवरऑल देखी जाए, हाँ। तो वो पुअर परफॉर्मेंस देखने में आ रही है। बहुत पुअर परफॉर्मेंस है उनकी। आप गुज़िश्ता एक वर्ष से ऐलानात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक बसें चला रहे हैं, आप वो नहीं चला पा रहे। उसके बाद ये जो नौ मुंतखब हुकूमत है उनको बजट पेश किए, आज पूरा 1 महीना गुजर चुका है इस पूरे माली साल का, महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से कोई एक भी इनिशिएटिव नहीं लिया गया, सिर्फ ऐलानात किए गए। जो बिडिंग का अमल है इलेक्ट्रिक बसों के ख़रीदने का, वो भी मुसलसल तातुल का शिकार हो रहा है। किसी नए मुकाम पे जो बस शेड और शेल्टर्स हैं या डिपो हैं उनके बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। लाहौर में एक ही मास ट्रांजिट सिस्टम चल रहा है, उसमें बेहतरी लाने के लिए और उसकी एक्सटेंशन के लिए किसी भी तरह का कोई स्टेप नहीं उठाया गया। और इससे आगे मैं मज़ीद तहकीक कर रहा था, आपने अभी उसको बताया कि मैंने एक महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के बड़े ऑफिसर हैं उनसे पूछा कि ये जो लोग बसों में सफ़र करते हैं तो ये किराया कितना देते हैं, तो उन्होंने मुझे आगे से जवाब दिया कि छोड़ो छोड़ो यार ये कोई बात है करने वाली। उन्होंने कौन सा देना है? मैंने कहा कुछ बताएं तो सही कि क्या लोगों ने मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है। उन्होंने एक ऐसी बात मुझे बताई कि मैं हैरान हो गया। उन्होंने कहा कि ज़ैन भाई हमने पिछले 12 सालों से कभी कोई किरायानामा ही नहीं बनाया। इसका मतलब है कि लाहौर में जो इक्का दुक्का ट्रांसपोर्ट चल रही है या इससे पहले 2013 से ही अपने किरायों का तायुन कर लेते हैं। हर ट्रांसपोर्टर की मर्जी है कि उसने कहा कि जी आपने सवारी से पूछा कहाँ पे जाना, उसने कहा जी मैंने ठोकर से जाना है कैंपस तक। अच्छा। उसने कहा लाओ जी 20 रुपए दो। अच्छा। किस चीज़ के 20 रुपए भाई? किराया 20 रुपए, किराया 20 रुपए बस। अच्छा। महकमा ट्रांसपोर्ट ने किरायानामा ये बना दिया। भाई महकमा ट्रांसपोर्ट ने तो 12 साल से किराया नहीं बनाया। तो इसका मतलब है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, इन ट्रांसपोर्टर्स ने अवाम को लूटा और दिल खोल के लूटा। और उसके बाद नेग्लिजेंस उन इदारों की जिन्होंने आज तक किरायानामा बनाया नहीं और इनको पकड़ा नहीं कि हाँ भाई तुम किस हिसाब से किराया ले रहे हो, तो इनको शर्म करनी चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए। नहीं तो क्या मुलव्वस हो सकते हैं ना उसके अंदर के थोड़ा बहुत इधर से आता हो उन्हें, दैट्स व्हाई। सर देखें वो महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब की सूरत हाल ये है कि हमें खबर है दुश्मन के सब ठिकानों की, शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते। उनको नहीं पता कि उन्होंने 12 सालों से किरायानामा नहीं बनाया, तो वो इसीलिए नहीं बनाया ना कि ये शरीके जुर्म है, जितना वो ट्रांसपोर्टर्स लूट सकते हैं वो लूटते रहें। और उन्होंने ठीक लूट और यहाँ पे अवाम जो है वो बिलबिला उठती है कि जी इधर किराया महंगा हो गया, ये चीज़ें महंगी होगी, और महकमा ट्रांसपोर्ट आराम से सुन रहा होता है कि कोई बात नहीं, इट्स ओके। और अगली बात सुने मुनीबा, अगली बात भी इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आती है तो इजाफा होता है, तो फिर तो वो इजाफा किया जाता है किरायों में। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ गई तो एक चीफ मिनिस्टर साहिबा की तरफ से ऐलान होता है कि किरायों में फिलफोर कमी कर दी गई है। अच्छा। उसके बाद जो मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट हैं वो छापे मारते हैं और वो कहते हैं देखें हमने किराया लोगों को वापस दिलवा दिया। अच्छा। है फिर उसके बाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और ये सारे छापेमार टीमें बड़ी मुतहरिक हो जाती हैं और कहती हैं देखें हमने किराया कम करवा दिया है। अच्छा। भाई कौन सा किराया कम करवाया? किरायानामा तो मौजूद ही नहीं है। कोई स्लैब है ना। फॉर इंस्टेंस हम अज्यूम करते हैं कि इन्होंने लाहौर से गुजरांवाला का किराया 100 रुपए मुकर्रर किया है। अच्छा। आप कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई, हमने किरायों में कमी कर दी। आपने तो कोई नोटिफिकेशन ही नहीं है, तो आपका तो कहाँ से आपने कमी कराई है? कहाँ से आपने कमी करवाई है?
ये सिर्फ वो एक बड़ी बिलो द बेल्ट वो मिसाल हो जाएगी कि आपने तो वो जंगल के बंदर की तरह सिर्फ इधर उधर छलांगे मार रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें हमारी हम नहीं फुर्तियां करते। देखें। और बिल्कुल। भाई आपने तो किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया, तो कौन से पैसे वापस लेके मुसाफिरों को दे दिए, कौन सा किराया कम कर दिया? सिर्फ एक दिन की शोबदाबाजी के बाद आप उसके बाद खामोश तमाशाई हैं, सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस दिखाई जा रही है, वीडियो बनाई, टीवी के ऊपर चलाई। आवाम को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह का कोई रिलीफ नहीं है। इससे अगली बात, लाहौर से दूसरे शहरों में चलने वाली जितनी भी एसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अच्छा, ये जो एयर कंडीशन गाड़ियां जिसमें बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कंपनीज आती नाम लोगों को पता है कि ये कौन कौन सी बड़ी जी, कंपनीज हैं, बिल्कुल। आज तक उन बसेस का भी किराया नहीं बनाया गया कि वो लाहौर से इस्लामाबाद अगर सफ़र कर रहे हैं या लाहौर से जनूबी पंजाब की तरफ मुल्तान, रहीम यार खान, सादकाबाद, किसी भी इस ये इलाके में हाँ, सफ़र कर रहे हैं सही। और वो एयर कंडीशन गाड़ी है, महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब ने आज तक वज़ा नहीं किया कि उस ट्रांसपोर्ट में किसी भी मुसाफिर से कितना किराया लिया जाएगा। मतलब वो अपनी मर्जी है, उनकी वो वो भी जितनी उनकी मर्जी अपनी ले, मर्जी ठीक है और वो अपनी सर्विस की बुनियाद के ऊपर आपसे किराया किराया वसूल कर लेते रहे हैं। हैं। लाइक एक बड़ी कंपनी है, मरूफ कंपनी जी, है, जी। जो कि लाहौर से दीगर शहरों में चलती है, उसका किराया सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी बसेस बड़ी कंफर्टेबल हैं और हमारी हॉस्पिटैलिटी Services बहुत बड़ी अच्छी है। दूसरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो कि 800 रुपया किराया ले रही है इस्लामाबाद का, वो उसके मुकाबले में 1000 या 1100 रुपया ले रहे हैं किराया। अच्छा। लेकिन साथ में कहते हैं कि हमारी हॉस्पिटैलिटी अच्छी है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब उनको रेगुलेट करने में आज तक नाकाम है। इसी तरह दीगर कंपनीज हैं सर, ये इन्होंने खुद बैठते हैं ट्रांसपोर्टर्स, एक स्लैब बनाते हैं कि हम ये किराया मुकर्रर कर देते हैं, वो लोगों से मतलब वसूल करना, ट्रांसपोर्टर्स ने अपना एक इदारा बनाया और हुआ है। उनका एक अपना इदारा है। अगर आप कहें कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब के किरायानामा के सेक्शन के ऊपर प्राइवेट अफराद ट्रांसपोर्टर्स की अजारादारी है तो ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। वो ट्रांसपोर्टर्स चाहे वो इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट हो या इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट हो, अपनी मर्जी से किरायानामा बनाते हैं, अपनी मर्जी से Implement करते हैं। हाँ, मुसाफिरों से वो वसूल करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही हुकूमत के पास रेवेन्यू की कमी होती है, वो अपनी टीमों को ये टास्क देते हैं कि जाए उनके चलान करें। अच्छा। हुकूमत के ख़जाने में रेवेन्यू आना शुरू हो जाता है, वो अपना जितने भी चलान की रकम है वो मुसाफिरों वो से वहाँ से वसूल ले करना लेते हैं। क्या शुरू कर बात है, देते हैं। क्या बात है, वाकई। अल्टीमेट जो तमाम तर बोझ है वो वो मुसाफिरों के ऊपर पड़ रहा है, एंड कंज्यूमर को वो पे करना पड़ रहा है। वो लोग सफ़र कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा ये कि हम लोग सारे बात करते रहते हैं आगे मौसम में सरमा भी आने वाला है और उसमें आपको पता है कि जनाब स्मॉग की क्या सूरत हाल रहती है, बल्कि आजकल भी स्मॉग की वही सूरत हाल है, इंडेक्स इतना ही है। और हम कहते हैं कि इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, इतना ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जिसकी वजह से ये गाड़ियाँ इस वजह से सड़कों पर आती हैं क्योंकि आप लोगों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, ये सिस्टम सही नहीं है। आपकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सही हो तो कोई भी गाड़ी अपने घर से बाहर ना निकले और ये जो मसला है फ़ज़ाई आलूदगी का, ये भी पैदा ना हो। तो ये इसका करक्स था जो आज हमने बात की है तमाम तर चीज़ों के हवाले से। बस स्टॉप से जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है जिसको नकारा बना दिया गया है अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, और इसको दोबारा से फाल करने की हमें ज़रूरत है। शेख ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ मौजूद है। ज़ैन, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, जो मोबाइल है ना, बना तो इंसान की ज़रूरत के लिए था, मगर हमने इसे अपनी लग्जरी बना लिया है और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा हमारी सेहत, यहाँ पर मैं तो कहूँगी कि रिश्तों के लिए भी ये बड़ा ख़तरनाक है। साथ कोई बैठा होता है तो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन होता है और हम उसके ऊपर अपना मतलब सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं या बाकी चीज़ें कर रहे होते हैं। खैर, जब हम ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं या हेडफोन्स को लगाकर वीडियो गेम्स खेलते हैं, तब भी ये मुमकिन है कि हमें फ़िज़िकली इसका नुकसान पहुँचे, या अफराद जो हर वक्त मोबाइल फ़ोन्स या फिर नोटबुक्स या फिर लैपटॉप्स का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी मुश्किल का शिकार हो सकते हैं कि उन्हें
ज़्यादा भूख ना लगे या भूख को मुसलसल नज़रअंदाज करें और फिर डिप्रेशन या वर्टिगो के मसले का भी उनको सामना हो। इसके अलावा उनके ज़्यादातर इस्तेमाल की वजह से हमारे कानों पर भी दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से हम इस मुश्किल में पड़ते हैं कि फिर बैठे बैठे बहुत से लोगों को चक्कर आने लगते हैं। और मैं ये दावा भी कर सकती हूँ कि मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल हमारे असाबी निज़ाम की कमज़ोरी का भी बाइस बनता है। तो सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन जिसका बेदरेग इस्तेमाल किया जाए, ठीक है, आप लिमिट में रहकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ रही है तो, लेकिन अगर आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो ये किस तरह नुकसानदेह साबित हो सकता है, किस तरह आपकी मेमोरी के लिए ये नुकसानदेह साबित हो सकता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आपकी हो जाती है, आप चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती है, बैठे बैठे चक्कर आ रहे हैं। तो ये किस चीज़ की अलामत है, किस बीमारी की अलामत है और इसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी स्टूडियोज़ में मौजूद है, जो कि होम्योपैथिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र जी, बिल्कुल खैरियत से। डॉक्टर साहब, ये जो मोबाइल फ़ोन है जिसका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं और बग़ैर सोचे समझे हम लोग घंटों इसके ऊपर बिता देते हैं और इस स्क्रीन के अंदर से जो रेज़ निकल रही होती है वो हमारे जिस्म को या हमारे मेंटल हेल्थ को किस तरह डिस्टर्ब करता? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, देखें, जो सबसे पहले जो मोबाइल की अगर हम बात कर रहे हैं तो मोबाइल के ऊपर जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ती जा रही हैं, जिद्दत आती जा रही है, जो लोग टेक्नोलॉजी को लेके आते हैं वो साथ साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, उसके बुरे असरात जो सेहत में मुरतब होते हैं वो भी साथ साथ बुरा आ रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ये बेसिकली चीज़ है कि एजुकेशन की कमी की वजह से बेसिकली क्या करते हैं लोग कि ज़्यादातर उसके फ़ायदे को तो देख लेते हैं आप, लेकिन उसके जो नुकसान हैं उसको नहीं पढ़ते कि इसके फ़ायदे के साथ इसके नुकसान भी ये हैं कि इसमें से ब्लू लाइट्स आ रही हैं, ये आपके नर्वस सिस्टम को, आपके असाब को, आपके दिमाग को कितना तंग कर रही हैं। अब जैसे कि हमारे माशरे में मोस्टली लोगों को जब रात को नींद नहीं आ रही, ठीक है, अब उसमें क्या चीज़ चल रही है, मोबाइल का इस्तेमाल बेदर्जा हो रहा है। अब वो जब तक आप थकते नहीं हैं, आपका दिमाग थकता नहीं है, आपकी आंखें थकती नहीं, उनके पेन होना शुरू हो जाती है और सुबह आपकी आंखें नहीं खुल रही, तो इट्स मीन है कि उसमें से ऐसी रेजेस आपको तंग कर रही हैं कि जो आपके असाब को भी डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी आइज़ को भी डिस्टर्ब कर रही हैं और आपके दिमाग को भी डिस्टर्ब कर रही हैं। तो डेफिनेटली फिर आपके जो दूसरे मामला हैं वो सारी चीज़ें इसमें डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं और आपके इंसान का जो असाबी निज़ाम है ये बिल्कुल वीक होना शुरू हो जाता है। ये इसमें बेसिकली तो एक चीज़ इसमें जो सबसे पहले आती है वो ये चीज़ आ जाती है। फर्दर जो है उसमें जैसे हम चक्करों की बात कर रहे हैं कि लोगों में अभी बहुत ज़्यादा बीमारी आती जा रही है कि चक्करों की क्या वजहात हो रही हैं कि आम लोगों को भी चक्कर आ रहे हैं, 12 साल के बच्चों को भी आ रहे हैं और 50 साल के बंदे को 30 साल के भी आ रहे हैं। तो जब आपका जो पोस्चर है वो एक आप उसको कुदरत से नहीं रखेंगे, उसको आप एक डिफरेंट स्टाइल के ऊपर रखेंगे, जब यूँ इस चीज़ को रखेंगे आप हर टाइम, तो डेफिनेटली आपके जो ये सर्वाइकल के जो आपके मसल्स हैं और जो बॉन्स हैं आपकी, मोस्टली बीमारी है, कॉमन बीमारी है जो हर तकरीबन बंदा जानता है, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस। अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी जनरेटिव चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं आपकी बोन्स के अंदर। अच्छा, ठीक है। अब जब वो चीज़ आती है तो आपकी जो नर्व्स यहाँ से गुजर रही हैं वो कंप्रेस होती हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि मोस्टली जो पेशेंट्स को क्या होता है, ज़्यादातर को आप जस्ट किसी एंगल के ऊपर आप जब टर्न कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो आपको एक सम से स्पिन करेगा, चक्कर आएगा। अच्छा, इसको हम वर्टिगो बोलते हैं, चक्कर जो आगे स्पिन है। अच्छा, अब इसमें एक और इसकी कंडीशन ये होती है कि आपका जो पेशेंट हैं वो कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे चक्कर आते हैं, लेकिन वो चक्कर नहीं, बेसिकली डिजीनेस हो रही होती है, ऐसा लगता है जैसे सारी चीज़ें हिल रही हैं। अच्छा, वजूहात बेसिकली पीछे वही चल रही हैं कि आपकी बीमारी की जो वो माइल्ड है, सीवियर है या क्रॉनिक हो चुकी है कि किस तरफ जा रही है। ठीक है। ये बेसिकली जब आप एक फिजिशियन के पास जाते हैं तो वो उस चीज़ को डायग्नोज करता है जी कि आपकी जो एक्सरे के थ्रू आप चेक करते हैं कि इसकी जो नर्व्स हैं वो कितनी कंप्रेस हो रही हैं या डीजेनरेटिव चेंजेस कितनी स्टार्ट हो गई हैं वक्त से बहुत ज़्यादा पहले, इसको हम डीजेनरेटिव चेंजेस बोलते हैं। तो वो जो बेसिकली चीज़ें आती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं आपको और आपके नर्व्स को, जब आपको वर्टिगो आते हैं, चक्कर आते हैं। दूसरी चीज़ इसमें क्या आती है कि हमारे मोस्टली जैसे आजकल गर्मियों का मौसम है, लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं, नहा रहे हैं, तो कान में पानी पड़ जाना, या कान में एक लिक्विड होता है जिसको हम पारा बोलते हैं आम लफ्ज़ों में, ENT स्पेशलिस्ट आप किसी के पास जाए ना, तो अगर डिस्टर्ब हो जाए इसकी वजह से भी चक्कर आते हैं। अच्छा, अब मोस्टली लोग जो है वो पूरी ज़िंदगी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं वो खाते रहते हैं कि जी ठीक हो जाएगा। सही। अच्छा, ये जो पारा जो कान का डिस्टर्ब होता है, जो लिक्विड है, अगर ये आपका डिस्टर्ब है और इसके लिए कोई मेडिकेशन नहीं मौजूद, ना होम्योपैथिक में ना एलोपैथिक में, इसके लिए सिर्फ वक्ती तौर पे आप दवाई खा रहे हैं वो फ़ायदा है। अदरवाइज़ इसके लिए एक एक्सरसाइज आती है
कॉमन है, आप उसको कभी भी यूट्यूब पे किसी भी चीज़ पे लिख लें, उस एक्सरसाइज को आप सिर्फ मेरा 30 सेकंड या 1 मिनट की एक्सरसाइज है वो, अच्छा। उसको उस वर्टिकल साइज के ऊपर आपने अपने लेके आना, तो आपका जो पारा वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है और आपके चक्कर ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से हम जब दूसरी तरफ आते हैं और जो डिजीनेस है या वर्टिगो जब पेशेंट्स को जिनको चल रहा प्रॉब्लम, तो उनके लिए भी इसी तरह से कुछ मेडिकेशन ऐसे ही हैं कि जो होम्योपैथिक में हम मरीज़ों को देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 5 to 7 डेज़ मरीज़ की पूरी ज़िंदगी के लिए जान छूट जाती है बहुत ज़्यादा अरसे तक दवाइयाँ खाने से। अच्छा, इसी तरह से जब मोबाइल के इस्तेमाल की तरफ आ जाते हैं या हम दूसरी तरफ आ जाते हैं, जो आजकल हमारे मुआशरे में एक बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसको हम डेमेंशिया बोलते हैं, अल्जाइमर बोलते हैं। ठीक है जी, ये भूलने की आदत है, भूलने की बीमारी है। तो इसके ऊपर भी ये मैं अगर ये कहूँ कि ये इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी जा रही है, तो मैं ये इसमें कोई गलत नहीं है, झूठ नहीं है। नहीं, इसको लेकिन इसको तो लेबल किया जाता है ना कि आफ्टर 40 या आफ्टर 50 ये हो सकता है, मतलब बड़े बुजुर्ग अफराद में ये अल्जाइमर्स या फिर इस तरह की जो भूलने की बीमारी होती है, डायमेंशिया, ये पाई जाती है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। लेकिन आप ये देखना है कि ये तो इनहेरिट ये फैमिली में इतनी ज़्यादा ट्रैवल नहीं करती। हाँ। ये चीज़ इसको मेडिकल साइंस अच्छा। बोलती है कि ये इनहेरिट नहीं आपको आ रही। ठीक है। अच्छा, अब देखें, हम बोलते हैं जी ये 40 या 50 या 60 में आगे जब ये पेशेंट्स इसमें डिक्लेयर हो रहा है कि ये जी अब आपको ये याद है, एक 60 या 65 साल का बंदा है, 70 साल का बंदा है, उसको ये याद है कि मैंने किस स्कूल में पढ़ा हूँ, मेरे टीचर का नाम क्या था, मेरे सब्जेक्ट क्या थे, मैं कहाँ रहता था, क्या करता, ये चीज़ें याद हैं। लेकिन उसको ये नहीं याद कि मेरे सामने जो बैठा है ये मेरा बेटा तो ज़रूर है, लेकिन इसका नाम क्या है। अच्छा, ये फलां खातून है, ये मेरी रिश्तेदार तो ज़रूर है, लेकिन ये नहीं पता कि इनका नाम क्या है। सही। ठीक है। अच्छा, अब इसकी कॉज क्या बन रही है, हम कॉज की तरफ तो बेसिकली आते नहीं ना, हम तो पकड़ लेते हैं जी ये बीमारी आ गई। अच्छा। अब बीमारी उसमें उसकी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे किसी को कोई इंजरी, हेड इंजरी हो गई है। ठीक है, हेड इंजरी अगर हो गई है तो डेफिनेटली उसमें हम क्या करेंगे कि कोई ना कोई ऐसा आपका बॉडी का पार्ट जो सप्लाई, ब्लड की सप्लाई उस आपके मेमोरी वाले पार्ट को दे रहा था, वो डैमेज हो गया। तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ आएंगी। अच्छा, अब जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, हाँ, उनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि आपके दिमाग के जो छोटी छोटी वेन्स हैं, ठीक है, बिल्कुल बारीक सी जो वो डैमेज होना शुरू करती हैं। शुगर क्या करती है, शुगर भी यही काम करती है कि सबसे पहले आपकी जो बारीक वेन्स हैं उनको ये डैमेज करना शुरू करती है, वहाँ पर ब्लड की सप्लाई जो ये बंद हो जाती है। जब ये चीज़ सप्लाई बिल्कुल वीक होती है तो फिर आपको डेमेंशिया, अल्जाइमर, और या आपको जब बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जब अल्लाह ना करे जिन लोगों को ब्रेन हैमरेज हो जाता है, फालिज हो जाता है, तो उन लोगों को भी जब कोई ना कोई असाब, वो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का, आपके दिमाग का कौन सा ऐसा हिस्सा उस ब्लड प्रेशर की वजह से डैमेज हुआ था और उसने उसके किस पार्ट को डैमेज किया था। तो वो अगर लेफ्ट साइड पे है तो आपका राइट साइड का जो प्रॉब्लम है वहाँ पर शुरू हो जाएगा। हाथ में आ गया, आपकी जुबान, कहते हैं ना फालिज पड़ गया जी, फालिज जुबान पे पड़ गया, दाएं बाजू पे पड़ गया, बाईं टांग पे पड़ गया। तो ये इसकी मुख्तलिफ कैटेगरी होती है। हमारे पार्ट ऑफ जो ब्रेन्स के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसको अफेक्ट होने के ऊपर डिपेंड करता है कि किस पेशेंट के ऊपर कितना इफेक्ट उस चीज़ ने किया है। ठीक है। और अल्जाइमर जो इसमें आती, अब इसकी कॉज मैं बता रहा था आपको कि कॉज क्या आ जाती ना इसकी डेमेंशिया की और इसकी चीज़ों में। फिर आपकी खुराक में अंदर ओमेगा 3 आप अगर आप नहीं ले रहे, जैसे मैं इसमें बोल दूँ कि जी जो लोग ओमेगा 3 नहीं ज़्यादा इस्तेमाल करते या जो लोग सफ़र कर रहे हैं इसमें डेमेंशिया में, मेमोरीज में, अब ओमेगा 3 किन किन चीज़ों में पाया जाता है, फिश आप ले लें, विटामिन ए ले लें, ठीक है, चिया सीड्स हैं, फ्लैक्सी सीड हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, ओमेगा 3 की कमी की वजह से भी ये हो सकता है, की वजह से भी हो सकता है। अब जैसे अल्जाइमर है या डायमेंशिया है, जिसने हमने बात की कि इसको ओल्डर डिजीज़ कहा जाता है, लेकिन आजकल जैसे हम लोग भी कभी कभार कोई चीज़ रख कर भूल जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ होती है कि याद ही नहीं आ रही होती, सामने भी होती है लेकिन उसका नाम नहीं याद आ रहा होता, इस तरह भी होता है। बहुत दफ़ा मेरे साथ भी हुआ है, बहुत दफ़ा मेरे जैसे और भी लोगों के साथ होता है इस एज में। तो इसको भी क्या डायमेंशिया कहा जाएगा, फॉर्म ऑफ डायमेंशिया, या ये वैसे ही स्ट्रेस की वजह से? ये वैसे देखें, स्ट्रेस की एक चीज़ है कि आपके जो दिमाग है इसके अंदर आपने कितनी ज़्यादा चीज़ों को स्टोर किया हुआ है। ठीक है। अब आपका एक मोबाइल फ़ोन, सेल फोन है, उसमें उसकी अगर 256 GB उसकी हार्ड है, उसको आप इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि उसमें इतनी मेमोरी फुल कर दी है, तो डेफिनेटली वो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। अब आपने स्ट्रेस में एक चीज़, एक गाड़ी की चाबी, एक चीज़ कहीं रख दी है, तो डेफिनेटली आपको वो ढूंढने में से थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं बड़ी आपको इंटरेस्टेड इसमें बताता हूँ कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग ये चीज़ कहते आ रहे हैं कि जी आपको फ़लाँ चीज़ नहीं मिल रही, आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दें, आप इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना शुरू कर दें। अच्छा, ये हमारे दिमाग को जो एक सिग्नल जाता है बेसिकली कि वो जहाँ पर कोई एरर आ जाता है ना, उसको एक जैसे एक वेबसाइट खोल रहे हैं या एक मोबाइल खोल रहे हैं, उसको खोलने में ये बड़ा अच्छा काम करती हैं चीज़ें, रूहानियात जो चीज़ें कि आप जब उस चीज़ को पढ़ रहे हैं या उस चीज़ को देख रहे हैं तो वो चीज़ें फिर आपको बताती हैं कि नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं, ऐसे कर लें। तो ये जो आपने बात की कि हम भी अक्सर सारी चीज़ें भूल जाते हैं, तो हमारे ऊपर वो स्ट्रेस या वो बोझ इतना हमने अपने ऊपर डाला होता है दिमाग के ऊपर कि हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रहे होते उस तरीके से।
अफरा तफरी का दौर गुजरा है ना यहाँ पर। मैंने बताया ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ या जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है हर चीज़ के अंदर, हम उन चीज़ों को लेने की बजाय उनसे फ़ायदा तो ले रहे हैं, लेकिन उनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, उनके जो नुकसानात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब जैसे लैपटॉप को एक मैं एग्जांपल देता हूँ। लैपटॉप मतलब क्या है कि गोद में रख के मोस्टली लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर रख के काम कर रहे हैं। अब ये मर्दों में बहुत बड़ी बांझपन की वजह बन रही है, ठीक है। क्या है ये जिन्होंने लैपटॉप बनाया वो खुद ही इस चीज़ को एग्री कर रहे हैं कि ठीक है जी, जो लोग इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन तो कि अभी स्टडी आ गई है कि आपको अपनी पॉकेट्स में मोबाइल फोन भी नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और इसी तरह से फिर जब आप मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ बहुत ज़्यादा करें, आप जितनी मर्जी लोगों को देख लें, हमारे यहाँ पर मोस्टली लोगों की जो रूटीन चल रही है वो यही है कि आपने रात 9 बजे या 10 बजे अपने ऑफिस से, क्लिनिक से जब या फिर शॉप से घर गए हैं, बेड के ऊपर बैठ के लोगों ने खाना खाया, उसके टीवी बाद लगाया, फोन देखा है, वहाँ पर ही फ़ोन देखा है। अच्छा, उधर ही सो अब गए। इसमें एक और चीज़ है कि आपसे जो बंदा हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा वो तो बिल्कुल आपके साथ है। अब आपके जो साथ बैठा वो आपके बिल्कुल करीब नहीं है। इसका क्या मतलब है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है, आपको एक डिवाइस ऐसी मिल गई है कि जिसको हमने दज्जाल का नाम दे दें तो बुरी चीज़ नहीं होगी, कि आप उसके साथ तो कम्युनिकेट बिल्कुल हैं, ऐसे ही लेकिन आपके सराउंडिंग में जो मामला सराउंडिंग चल में रहा जो है लोग हैं आप उनके साथ कट ऑफ हो गए आप हुए हैं। उनसे बिल्कुल कट ऑफ हो गए हैं। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को, अपनी चीज़ों को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे, अपनी खुराक को चेंज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, डेमेंशिया जैसी बीमारी, वर्टिगो जैसी बीमारी, इससे जितने भी मामला आते हैं ये आपको हमेशा तंग करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस ये चीज़ों को इसकी जो स्वेरिटी है वो बढ़ती जाती जी, है विद बढ़ती द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा, मुझे दूसरा डॉक्टर साहब ये बताइए कि ज़्यादा कौन से लोग प्रोन हो सकते हैं कि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जा रही है और वो लोग डायमेंशिया, अल्जाइमर्स या फिर भूलने की बीमारी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, उसमें ज़्यादा मुब्तला हो सकते हैं? मैंने जैसे कि अभी जिक्र किया ना कि जिन लोगों की खुराक में विटामिन ए नहीं है, ओमेगा 3 नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर, और उसके बाद जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है और जिन लोगों की एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं है, ये लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ के अंदर जो है वो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोग इन चीज़ों में ज़्यादा उनके चांसेस होते हैं कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेंगे और ये बीमारी उनकी तरफ जा सकती है। नमाज एक बंदा नहीं पढ़ रहा है, एक बंदा सर को सजदे में लेके नहीं जा रहा, तो आपकी अगर ब्लड सर्कुलेशन उसमें डिस्टर्ब है तो वो क्या होगा। अभी जैसे कल मेरे पास एक शुगर के पेशेंट्स आए हुए थे, तो अब वो उनकी शुगर 300-400 से कम नहीं रहती। अब बेटा उनका चीख रहा है कि अब्बा जान ने रात को पूरे घर के बर्तन तोड़ देने जब तक इनको जर्दा नहीं मिलना। अच्छा, ठीक है, इनको आइसक्रीम नहीं मिलनी, अच्छा। इसको फलां वाली इन्होंने कुल्फ़ी नहीं खानी, शुगर 300-400 रह रही है। मैंने उनको एक टेस्ट किया, मैंने कहा जी आप सिर्फ आपने ऊपर देखना, नीचे नहीं देखना। अब ऊपर देखने मैंने उनके जो पाँव के ऊपर सेंसेशन चेक कर रहा हूँ, क्या सेंसिटिविटी कितनी है इनके पाँव के ऊपर, तो वो उनको पाँव के ऊपर बाकायदा मैं पेंसिल से हिट कर रहा हूँ और उनको नहीं पता चल रहा है कि मेरे पाँव के ऊपर कोई चीज़ लग रही है। मैंने कहा जी आपको कुछ फील हो रहा है? कह रहे जी मुझे नहीं फील हो रहा। तो मैंने बताया कि आपकी जो ये पाँव हैं ये अब बिल्कुल जो इनके सेंसेशन, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ना होने के बराबर है सर। तो आप काइंडली अपनी शुगर को कंट्रोल कर लें। अब उसमें क्या चीज़ है, पाँव क्यों हार्ट से दूर है, ब्लड सर्कुलेशन जाने में ज़्यादा टाइम है इसमें, ठीक है, सर्कुलेशन हम यही कहते हैं ना इसमें, क्यों आपकी जो वेन्स हैं बारीक बारीक वो होंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट पोजीशन क्या है कि आपका जो है ब्रेन्स है, ठीक है, ब्रेन में जाके आपकी जो छोटी छोटी जो ब्रेन्स की आपकी नाड़ियाँ जो ब्लड को सप्लाई आपके बाहर को दे रही हैं वो ब्लॉकेज आना शुरू हो जाएगी। अब वो जो ब्लॉकेज आएगी, बंदा कहेगा जी मुझे चक्कर आ रहे हैं। हाँ। अब वो चक्कर के सिम्टम उसने क्या आपको दिया है कि आपको सिम्टम्स ये दिया है कि आपकी ये ब्लॉकेज जो है ये स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है। तो खुदारा अपनी शुगर को कंट्रोल कर लें, एक्सरसाइज कर लें, कोई ऐसी खुराक ले लें, मेडिकेशन तो मौजूद है। वर्टिगो बेसिकली आपको पहला साइन है कि आपको कोई बीमारी चक्कर आना शुरू हो रहा है, चक्कर आना शुरू हो गया, सर भारी रह रहा है, आपके शोल्डर भारी रह तो गए, ये तो होम्योपैथिक में इसका बेहतरीन इलाज बीमारी मौजूद के है। पहला ये एक साइन आपको दे रही होती है आपकी बॉडी के, जनाब आप उस तरफ जाना शुरू हो चुके हैं अगर आप अभी से एहतियात नहीं बरतेंगे। तो हमारे साथ डॉक्टर हमजा बुखारी मौजूद थे, होम्योपैथिक एक्सपर्ट है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आप यहाँ पर आए और इस हवाले से हमने बात की है। हमें इजाज़त दीजिए, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।